ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जबरदस्त माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चे म्यूट कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको फिर से एक बार दीन की बात कहने के लिए और दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। आप सब लोगों के दरमियान हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर सर डॉक्टर याह्या नूरी साहब मौजूद हैं, जो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज का सेशन कंडक्ट करेंगे। और सर का वक्त बहुत कीमती है और सर की बातें भी बहुत कीमती हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी तो क्या आप लोग ज़रूर सर की बात बहुत फोकस से, बहुत गौर से सुने भी और चाहें तो नोट भी करें। और बस सर आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। हम में से अक्सर लोग जब बड़े हो जाते हैं, आप लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, तो एक सवाल करते हैं कि जी अपना टैलेंट, अपनी सलाहियत कैसे तलाश करें। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म के टैलेंट से नवाजा है, ठीक है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उन सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते। हम उन्हें खोज नहीं सकते, उन्हें ढूंढ नहीं सकते। नतीजा क्या निकलता है कि हम हमारी उम्र गुजरती चली जाती है और हम एक बोर किस्म की जिंदगी गुजारते रहते हैं, क्योंकि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारी जो सलाहियत थी वो क्या थी। ना कभी हमने उसे ढूंढने की कोशिश की और ना कभी हमने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके उस बच्चे को सबसे अच्छा समझा जाता है स्कूल में जिसके नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है। जो ज्यादा नंबर ले लेता है वो समझा जाता है कि जी वो बच्चा जो है बहुत ज़हीन है, और जिसके नंबर कम आते हैं वो बच्चा ज़हीन नहीं है, वो अच्छा बच्चा नहीं है। और सारे पेरेंट्स भी, स्कूल के टीचर्स भी, सब लोग जो है वो उसी बच्चे को अच्छा समझते हैं जो अच्छे मार्क्स ले रहा हो। अच्छा जी, उसके बाद स्कूल से कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आते हैं, और उसके बाद अम्मा अब्बा के जो 4-5 बच्चे होते हैं उनमें वो सिर्फ ये समझते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा पैसे कमा के ला रहा है, जो ज़्यादा अच्छी जॉब पे है, सिर्फ वो अच्छा है। और इस तरीके से हमारा एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है, एक पैमाना होता है जिसके तहत हम लोगों को नापते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हालांकि आपको जानकर ये हैरत होगी कि जो मैं पहले टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको हम सब नंबरों से नापते हैं कि भाई ये वाला बच्चा अच्छा है, ये वाला बच्चा नालायक है। स्कूल में आप टीचर से पूछ लें, वो कहेगी ये बच्चा अच्छा है, ये फर्स्ट आता है। आप स्कूल में जाके टीचर से कहें जी मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में अच्छा बच्चा कौन सा है, तो वो बताएगी जी ये अच्छा बच्चा है, इसके नंबर ज्यादा आते हैं। कभी ये नहीं होता कि वो कहे कि यार ये वाला बच्चा अच्छा है, ये बहुत बाअखलाक है, ये वाला अच्छा बच्चा है, ये बहुत लोगों की हेल्प करता है। तो एक साहब गुजरे हैं जिनका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। तो गार्डनर साहब ने एक थ्योरी दी, एक आइडिया दिया जिसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं ये बताती हैं कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जहनी सलाहियतें हैं। अब एक बच्चा हो सकता है मैथमेटिक्स अच्छी ना करता हो लेकिन वो आर्ट बहुत अच्छी करता हो,
हम मेडिकल में जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना, तो हम एक एटलस हमारे पास होता है जिसका नाम होता है नेटर्स एटलस। नेटर साहब जो है वो बड़े मशहूर हैं, हर जगह पे नेटर साहब की बनाई हुई फिगर्स होती हैं इंसानी जिस्म के अंदर की बाहर की हर किस्म की, वो हम यूज करते हैं। Excuse me। तो ये जो नेटर्स एटलस है, ये जिन साहब ने लिखा था, जिन्होंने बनाया था, नॉट लिखा था, जिन्होंने कलर किया था, वो साहब जो थे वो आर्टिस्ट थे, मगर उनके अम्मा अब्बा भी सख्त थे। उन्होंने कहा नहीं भाई तुम जाओ जाके डॉक्टर बन जाओ। उन्होंने कहा अच्छा मेरा दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन चले मैं डॉक्टर बन जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना ड्राइंग का शौक छोड़ा नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें बनाने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत पुराने ज़माने की बात है, कई दहाइयों पहले की, तो एक कंपनी को उनसे कुछ डायग्राम्स बनवानी थी। तो उन्होंने कुछ डायग्राम्स उनको बना के दी, उसकी पेमेंट उनको बड़ी अच्छी मिली। तो उनको पता चला कि वो इस हुनर का मेरे कोई ना कोई इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इससे पहले भी वो अखबारों के लिए कार्टून वार्टून बनाते थे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि ये पेंटिंग शुरू कर दी, और आज मेडिकल का कोई तालिब इल्म उनका एटलस इस्तेमाल किए बगैर, उनकी फिगर्स बनाई हुई जो है वो इस्तेमाल किए बगैर डॉक्टर नहीं बनता। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जी हमने वो एटलस यूज़ नहीं किया। मेरे पास भी रखा होता, वो मैंने शायद किसी को दे दिया। मैं एक बार इसीलिए देख रहा था किताबों में कि अगर नजर आ जाए तो आपको दिखाऊं। खैर, आप फ्रैंक नेटर लिख के सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलता है। तो इसी तरीके से एक और साहब थे जिनका नाम था खालिद हुसैनी। सवाल जवाब आखिर में होंगे, भाई आप अपने सवालात लिख लें, वरना मेरी जो गुफ्तगू की रफ्तार है ना वो बीच में टूटती रहेगी तो मजा नहीं। आपको जो सवाल करना है वो लिख लें, हो सकता है उसका जवाब वैसे ही आगे आ जाए। इसी तरह एक साहब थे जिनका नाम था खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी जो है ना वो एक अफगान रेफ्यूजी है। अब तो खैर रेफ्यूजी नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन उस ज़माने में वो एक अफगान था जो कि अमेरिका चला गया, डॉक्टर बन गया, वहाँ उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी, और उसके बाद वो लिखने का शौकीन था। तो आप लोगों में से जो लोग पढ़ने के शौकीन होंगे उन्होंने शायद द काइट रनर के नाम से एक नॉवल है उसका, वो पढ़ा हो। बड़ा प्यारा लिखा हुआ नॉवल है अफगानिस्तान के बैकग्राउंड में। और इसी तरह थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स भी है, मेरे ख्याल में 2-4 और नॉवेल्स। तो खालिद हुसैनी ने एक टाइम ऐसा आया कि उसने मेडिसिन की प्रैक्टिस छोड़ के लिखना ही शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लिखने का शौक। अब हमारे अंदर भी ना इसी तरीके से मुख्तलिफ टैलेंट्स होते हैं, मगर हमारे माशरे में क्योंकि उनको इस्तेमाल करने की हमारी आदत नहीं है या रिवाज नहीं है, तो हम उसको भूल भाल जाते हैं। मैंने कोई 4-5 साल पहले, जब मैं स्कूल के ज़माने में लिखा करता था थोड़ा बहुत, कुछ 4-5 साल पहले मुझे फिर से होश आया कि चलें जी कुछ कुछ लिखना चाहिए। तो मैं वहीं इधर-उधर कुछ ना कुछ लिखता रहता था। फिर मुझे शौक चढ़ा कि नहीं भई कुछ बामकसद लिखना चाहिए, इससे किसी को फ़ायदा हो। तो फिर मैंने महवर के नाम से ना एक छोटा-सा सिलसिला लिखना शुरू किया। अगर आप मेरे पेज पे जाएँगे ना, तो आपको महवर के नाम से, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? सर क्लियर आ रही है। सर सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर है। सर आपकी आवाज आ रही है। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। बेटा आपके एंड पे कोई मसला है जो आवाज़ नहीं आ रही ना? अच्छा जी, तो कहाँ पहुँचे थे हम? हाँ, तो हमने फिर ये काम किया कि हमने महवर के नाम से कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, और उसके बाद वक़्तन फ़वक़्तन लोग उसको पढ़ते रहे, सराहते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि भई ये पढ़ के हमारी ज़िंदगी, क्योंकि ये तहरीरें होती हैं पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट, कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे काम करने वाले कैसे बन सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि भई इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने लिखना और बढ़ा दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं महवर के, उसमें पूरी दुनिया से कोई मेरे ख़्याल में कम से कम भी 1500 लोग तो होंगे, इससे कुछ ज़्यादा ही होंगे, जो महवर पढ़ते भी हैं, आगे भी लोगों को पहुँचाते हैं। मेरे पेज पे कोई 10,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, सिंगल पेज पे भी, प्रोफ़ाइल पे भी, वो भी महवर पढ़ते हैं अगर उनको नज़र आ जाए। वैसे फ़ेसबुक की वज़ह से इतना आजकल फैलती नहीं है चीज़। लेकिन बहरहाल ये काम अल्लाह का शुक्र है बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है, और मुझे मज़ा आता है लिखने में। ज़ाहिर है मुझे इसको लिखने के कोई पैसे नहीं मिलते, कोई मुझे मेरी इससे कमाई नहीं होती, बट इसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मुझे बहुत होता है। पेज का नाम आप मुझे याह्या नूरी के नाम से सर्च कर लें, ये मैं लिख देता हूँ, तो आपको मेरा प्रोफ़ाइल भी मिल जाएगा और पेज भी मिल जाएगा, ठीक है?
फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे चैनल भी इसी नाम से है। तो आपको इसी तरीके से आपके कुछ शौक होंगे, कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करने में आपको मजा आता हो। बस जिंदगी का सबक ये है कि उन कामों को करते रहें, उनको छोड़े नहीं। मिसाल के तौर पे हर बच्चे के अपने शौक होते हैं ना, किसी को पेंटिंग का शौक होता है, तो आप पेंटिंग करते रहें। अच्छा, मजे की बात यह है कि मजे की बात यह है कि आपकी पेंटिंग इंप्रूव कैसे होगी, जब आप अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखेंगे। तो आप ऐसे आर्टिस्ट को तलाश करें जो अच्छा पेंट करते हैं, उनके जैसा पेंट करने की कोशिश करें, उनसे बेहतर पेंट करने की कोशिश करें। किसी एक शख्स को कॉपी नहीं करें, कोशिश करें कि बहुत सारे लोगों को देखें, बहुत सारे लोगों का काम देखें, ताकि इसका फायदा ये होगा कि आपके काम जो है उन सब से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को पढ़ने का शौक होता है, तो आप रीडिंग किया करें, बहुत सारा रीड करेंगे तो हो सकता है लिखने भी लग जाए कल को। अच्छा, लिखना लिखने से आता है ना। मैं सोचता रहा हूँ सारी जिंदगी में, अगर लिखूं नहीं कि मैं कभी अच्छा लिखूंगा, तो लिखना नहीं है। लिखना जब आएगा जब मैं लिखना शुरू करूंगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई डायरी, कोई कागज, कोई कोई इस तरह की चीज, मैं तो खैर डिजिटली लिखता हूँ, लेकिन आप फेसबुक पे है बेटा, यूट्यूब पे भी है। तो ये जो है वो चीजें आप लिखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह जो लिखने की सलाहियत है वो बेहतर होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। सो कुछ लोगों को बच्चियां भी हैं आप लोगों में, कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है, तो आप कुकिंग करना शुरू करते हैं। भाई, आपको बड़ा मजा आएगा जब आप कुकिंग करेंगी। आप इसको सिर्फ घरेलू कुकिंग ना करें, कोशिश करें कि उसको इंटरनेशनल लेवल के कुक्स को फॉलो करें, देखें वो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरह करते हैं सारा काम, और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करने की कोशिश करें। तो गर्ज ये है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें इंटरेस्ट होगा, तो करना यह है कि उस इंटरेस्ट को प्रैक्टिस करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे आप तालीम में आगे जाते जाएंगे ना, तो होगा ये कि आपको लगेगा कि यार अब मैं बहुत बिजी होता जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस इंटरेस्ट को टाइम दूं। तो आपने करना ये है कि भाई दिन का आधा घंटा उसके लिए जरूर निकालें। आपको पेंटिंग पसंद है, आधा घंटा पेंटिंग करें। ड्राइंग पसंद है, स्केचिंग पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, 10 ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप ये भी देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस काम को एज अ प्रोफेशन अपनाया जा सकता है। मे बी फुल टाइम ना अपनाया जा सके, हो सकता है कि आपको जो है वो आपका एनवायरनमेंट ये मौका ना दे फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मगर एक वक्त आएगा कि हो सकता है आपको उस काम की बेहतरीन होने की वजह से कोई ना कोई आपको पिक कर ले, आपसे कहे कि यार ये काम आप हमारे लिए कर दिया। और उस सूरत में हो सकता है उससे आपको अर्निंग भी हासिल हो जाए। मगर इस काम को जो आपको पसंद है उसको अर्निंग के लिए कभी भी ना करें, उसको इसलिए करें कि आपको वो करने में मजा आता है, वो करने में अच्छा लगता है, उसके लिए टाइम निकालें और करें, और कोशिश करें कि उसको बेहतरीन लेवल पे ले जाएं। आपको पता है एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने तुम पर लाजिम कर दिया है कि तुम काम को बेहतरीन अंदाज में करो। इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल इहसान अला कुल्ली शैइन, हर चीज के मामले में, सिर्फ दीन की बात नहीं हो रही है, आपका दुनियावी हर मामला भी बेहतरीन होना चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं जिंदगी में, कोशिश करें कि उसको बेहतरीन अंदाज में करें, खूबसूरत तरीन अंदाज में उसको करने की कोशिश करें, उसको सर से ना उतारो। उसका फायदा क्या होगा कि आपका काम खुद बोलेगा कि ये बंदा अच्छा। एक मजे की बात ये होती है कि एक बंदा अगर एक काम बेहतरीन अंदाज में कर रहा होता है ना, तो आमतौर से तासुर ये बनता है कि वो सारे काम ही बेहतरीन अंदाज में करता हूँ। जाहिर है अगर मैं एक काम अच्छे तरीके से करता हूँ, जिम्मेदारी से करता हूँ, तो लोग कहेंगे कि भाई ये एक जिम्मेदार आदमी। तो हो सकता है कि मुझे कोई बेहतर जिम्मेदारी मिल जाए, कोई अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए। ठीक है। सो काम को आपने जो भी आपको पसंद है उसको बेहतरीन अंदाज में कर। तो पहली बात जो हमने की अब तक जो कुछ पढ़ा है उसको हम रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हर बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जो अच्छी लगती है, जो करने में उसको मजा आता है। ठीक है, वो काम आपने कोशिश करनी है कि करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं। फिर आपने उसको बेहतरीन अंदाज में करना है, उसको देखना है कि दुनिया में कौन से लोग हैं वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, खूबसूरत कर रहे हैं,
उस काम को आपने उनके अंदाज में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर सोचना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर बनाना है। इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर गौर करना है कि भाई इस काम के अंदर बेहतरी किस तरह आ सकती है, फलां शख्स तो इसको इस तरह बेहतर तरीके से करता है, मैं उसको किस तरह कर सकता हूँ। तो आमतौर से रिफ्लेक्शन एक होता है कि आप बैठ जाएं, बस बैठे रहें और दिमाग में सोचते रहें, मगर रिफ्लेक्शन का बेहतर तरीका ये है कि आप उसको हमेशा लिखें। तो कितना अच्छा हो कि आप, आपके जो उस्ताद हैं, आप उनको ये दिखाएं लिख कर कि आप कौन कौन से काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और मुझे ही म्यूट कर दिया भाई। फिर आप ये देखें कि आप उस काम को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये भी लिखें। तो ये एक लिखने वाली एक्टिविटी का फायदा ये होता है कि इंसान की जो सोचें होती है ना, वो क्लियर हो जाती है। फिर ये कि तजर्बा करने से नहीं डरे। आपको लगे कि यार एक नई चीज आई है बड़ी मजे की, मिसाल के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, एक नई चीज। उसमें हमारा एक सर्च इंजन है बिंग के नाम से। तो ये जो बिंग है, ये इमेज क्रिएट करता है। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने लेक्चर के अंदर बिंग से इमेजेस क्रिएट करा के ले जाता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। और मुझे एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई है जिससे आज मैं खेल रहा हूँ आज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी तजर्बा करने से नहीं डरना चाहिए, नई चीज सीखने से नहीं डरना चाहिए। जो आपका दायरा कार है जिसमें आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि उससे बाहर निकल के कुछ सीखें। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें ट्राई करेंगे तो आपको नई नई चीजों का पता चलेगा। और हमेशा एक ना मुतजस्सिस किस्म का जहन रखना चाहिए। तो एक पुराना मकूला है किसी बुजुर्ग से, जो है वो का कौल है कि इल्म हासिल, हदीस नहीं है ये, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद। तो आपको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई नई नई चीजें सीखने में आपकी तवज्जो, एक एटीट्यूड कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड, कि सारी जिंदगी बंदा सीखता रहे, कहीं रुके नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया का माहौल ना अब बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। पहले एक बंदा टाइपिंग करता था, सारी जिंदगी टाइपिंग करते हुए गुजार देता था, कोई मसला नहीं होता था, क्योंकि टाइपिंग की जरूरत थी। मगर अब क्या प्रॉब्लम आ गई है कि अब कुछ अरसे में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, वो तमाम चीजें जो इस्तेमाल हो रही होती है वो बदल जाती है। जब वो बदल जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पुराना हुनर जो है हो सकता है वो बेकार हो जाए। नई नई चीजें आ जाती हैं, मुख्तलिफ अंदाज आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है ना, तो आपको नई नई चीजें सीखते रहनी है। तो जो भी आपकी फील्ड है, जहां भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करें कि देखें कि दुनिया में उसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, फोर फ्रंट पे क्या चीजें हैं, तो उनको ट्राई करें। अपने आप को एक्सपेरिमेंटेशन में डालें, कुछ टाइम रखेंगे यार मैं कोई नई चीज सीखूंगी, इससे आपका जहन खुलता है। आप जो कुछ एक जगह सीखते हैं उसको दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं भाई क्रिएटिविटी कैसे आती, तो क्रिएटिविटी ऐसे ही आती है, जो तख्लीकी सलाहियत है वो ये आती है, इस तरह आती है कि आप दो पुरानी चीजों को, है क्या, दो पुरानी चीजों को लेकर एक नया कुछ बना लें आप। और वो जब ही आएगा जब आपका तजर्बा जो है ना वो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हो, तभी आप क्रिएटिव हो पाएंगे ना। तो क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि आप नई नई चीजें ट्राई करें, डिफरेंट चीजें ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, क्यूरियस रहें, कि तजस्सुस में रहें कि यार ये कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या है, क्यों। वो कहते हैं कि आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो ये वाई, व्हाट, हु, वेयर वाले अल्फाज है ना, जो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो ये सवाल करना सीखें कि अच्छा ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, किस लिए होता है, किस तरह होता है, क्या होता है। तो जब आप ये सारे सवाल करते रहेंगे चीजों के बारे में, तो आप उनको डिस्कवर कर पाएंगे। और हो सकता है कि उनको डिस्कवर करने का आपको ये फायदा हो कि उससे आपको एक कोई नई फील्ड मिले जिसके अंदर आप एक्सेल कर सकें, आप बहुत अच्छा काम कर सकें। आप, वो जो मैंने कहा था ना, कतब अलैकुमुल एहसान अला कुल्ली शै, तो आप एहसान किस लेवल पे काम कर सकें, आप एक्सेलेंस के लेवल पे काम कर सकें। तो जनाब ये एक छोटी सी डिस्कशन थी। मैं चाहूंगा कि अब आप कुछ सवाल जवाब कर लें ताकि फिर हम उसके बाद मजीद अगर कोई बात है तो आप, कोई सवाल है तो एक एक करके आप सवाल कर सकते सर हैं। जी सर मुझे आपका शुरू का जो आपने बताया था वो समझ में नहीं आया था। अच्छा बेटा, क्या समझ नहीं आया उसमें?
थोड़ा थोड़ा आप मजीद स्पेसिफाई करेंगे कि आपको क्या बात समझ थी ऐसी जो समझ नहीं आई, जिसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। बेटा मेरे पहले मुझे एक जवाब देने दो, फिर मैं आपकी तरफ आता। जी लुबाबा। सर मुझे आपकी आवाज ना, जब आपने पहला लेसन शुरू किया था तो मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे अच्छा, आवाज नहीं आई थी, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं चले फिर कि आपने आपने जितना क्या सुना है बोला। उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो कि आपको समझ ना आई हो? नो सर। तो बस फिलहाल इसी से गुजारा कर लें। बाकी चीजें मैंने कोई कहीं और सवाल के जवाब में कोई चीज आएगी तो रिपीट हो जाएगी। ठीक है जी हिबा, आप सवाल करें। सर आप बोल रहे थे कि हम लिखें, तो हम कॉपी में लिखें या फिर आप जैसे लिखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जगह पे, वैसे बेटा आमतौर से बेहतरीन चीज ये है कि आप जो है ना वो अपनी एक डायरी बनाएं। ठीक है, जब आप एक डायरी जब आप एक डायरी बनाएंगी ना, तो उसके अंदर जब आप लिखते रहेंगे तो आप हमेशा उसके बाद कुछ अर्से बाद जाके उसको दोबारा भी देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था, पहले मैं क्या सोच रहा था इस बारे में, अब मैं क्या सोच रहा हूँ। तो उससे कुछ आपको फायदा होगा। ठीक है सर। और कोई? सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है? सारी बात मैंने जो है शुरू से लेके अभी तक यही की है कि आपको कैसे पता चलेगा। ये एक एक्सप्लोरेशन की जर्नी है, यानी कि आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कोई आपको आके बताएगा कि भाई तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम बस शुरू हो जाओ। इंसान जब मुख्तलिफ चीजें ट्राई करता है ना, तो कुछ चीजों में उसको मजा आता है, कुछ चीजों में ऐसा लगता है कि वो वक्त का जो गुजरना है वो उसको पता ही नहीं चल रहा। जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ रहा होता था तो 3-4 घंटे गुजर जाते थे किताब लिए हुए, तो मुझे पता नहीं चलता था कि 3-4 घंटे गुजर गए। अभी भी सर अगर मैं बेटा मुझे एक सवाल का जवाब पहले देने दो ना, इस तरह थोड़ी समझ में आएगा किसी को। और अभी भी जब मैं लिख रहा होता हूँ या मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अपना फोन साइलेंट रखूं ताकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप फोकस करके अपना काम करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से काम में आप अच्छे हैं। कुछ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, भाई मैं अगर एक गंदी सी ड्राइंग बनाऊं या मैं एक अच्छी सी ड्राइंग बनाऊं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ या मैं बुरा आर्टिस्ट, या मैं लिखने में अच्छा हूँ या बुरा हूँ, तो मुझे उसका भी पता चल जाएगा। और अगर मैं अपने आप को मेहनत करके इम्प्रूव कर लूँ तो मुझे ये भी पता चल जाएगा। टैलेंट से मुराद है कि आपको अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियत दी। ठीक है, तो जो सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस सलाहियत का पता कैसे चलेगा? जब आप मुख्तलिफ चीजें ट्राई करेंगे, जब आप मुख्तलिफ चीजों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या टैलेंट्स दिए हैं, क्या सलाहियत है। ठीक है सर जिस काम को करने में शेख हुजैफा साहब का सवाल है कि जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, क्या वही आपका टैलेंट है? अब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपसे काम अच्छे से नहीं हो रहा होता शुरू में और आप मेहनत भी नहीं करना चाह रहे होते, तो वो काम का हो सकता है टैलेंट हो आपके पास, मगर आप जो है ना वो घबरा के भाग जाते हैं, तो कुछ अर्सा उसको देना चाहिए। हाँ, जिस काम का आपको टैलेंट होता है उसको करने में आपको खुशी जरूर मिलती है। कभी कभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ही आसान हो। मैं कहूँ जी चलें ABC लिख दें और आप बड़े आसानी से लिख देंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको जी 5 पेज की कहानी लिखें, तो आपको शुरू में तो मुश्किल होगी, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अच्छी लिखने लगेंगे। एक ऐसा शख्स जिसके अंदर टैलेंट होगा वो ज्यादा अच्छी लिखेगा, जिसके अंदर नहीं होगा वो थोड़ी थोड़ी अच्छी नहीं लिखेगा। तो करने से पता चलेगा, बोलने से और सुनने से नहीं पता चलेगा। फिर आपको लोगों का फीडबैक बताएगा कि यार कोई आपको कहेगा कि यार आप बड़ा अच्छा काम करते, सही है, तो उससे भी आपको अंदाजा होता है कि आप कौन सा काम बेहतर तरीके से। जी अगला सवाल। सर हम लोगों ने अभी अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है, आपने क्या बोला है, क्या लिखने को बोला है? बेटा अब ये क्लास की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी क्लास दोबारा तो नहीं ले सकता ना, है ना। तो ये आपके जो सर हैं वो आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप पूरी सुन लीजिएगा। सर जी सर मैं ये बोला था कि अभी मैं
कर रही हूँ मदरसे में, तो अभी मैं स्कूल में नहीं हूँ, तो मैं आर्ट वगैरह भी नहीं कर रहा, ड्राइंग वगैरह भी नहीं कर रहा, तो अच्छा देखिए, आर्ट करने के लिए पता आपके चले। पास टाइम थोड़ा कम होगा, लेकिन आप आधा पौना घंटा तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। कोई फ्रेश होने का टाइम भी आपके पास होता होगा दिन में ना। फिर ये कि जो काम आप कर रहे हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके से करें तो कितना मजा आए। मिसाल के तौर पे क्या आप कहेंगे यार कितनी अच्छी क़िराअत कैसे हो सकती है, अच्छे कारियों को सुने, अच्छे कारियों को सुनेंगे तो आपको अच्छी क़िराअत करना आएगी। बेटा मेरी आवाज बाकी लोगों को क्लियर थी, किसी एक आध को क्लियर नहीं है तो वो एंड आपके एंड पे प्रॉब्लम है। सर क्लियर, जी सर क्लियर, जी जी मुझे मालूम है। सर क्लियर है। सर क्लियर है। जी जी मुझे मालूम है, क्लियर है। अच्छा कोई और सवाल है? नो सर, नो सर। अच्छा जनाब कोई और सवाल नहीं है तो फिर ऐसा है कि हम फिर आपसे इजाजत चाहने के बारे में सोचते हैं। मैं आपको अपने YouTube चैनल का लिंक भी दे देता हूँ, उससे पहले मैंने आपको Facebook का लिंक दिया था। इस पे तकरीबन 700 के करीब वीडियोस मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, उनसे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा, तो कोशिश करें कि उनको देखें। उनमें से जो सबसे पहली वीडियो जो हमने बनाई थी महवर की, वो सलाहियत पे ही थी, तो वो वाली वीडियोस भी आपको काम आएंगी जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये कि अगर आप पेज पे आएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। ये लिंक मैंने सेंड कर दी, ठीक है? तो आप यहाँ से जाके वो सारी गुफ्तगू जो मैंने जज़ाकल्लाह की है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे खैर आपको सर, मिल जाएगी, जो के लिए देंगे। ठीक है? अच्छा जज़ाकल्लाह आज की खैरा। एक्टिविटी ये है कि जज़ाकल्लाह सर, आपने आपने अपना कीमती वक्त बच्चों के लिए निकाला और उम्मीद है कि ये तमाम बातें बच्चों को समझ आ गई होंगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं लिख रहा हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही ना। मैंने आपको आज की एक्टिविटी सेंड कर दी है। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप ये पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके सर। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज़ सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।